हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली गवर्नमेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और जैसा कि हमारी डेली क्लासेस हो ही रही है सूजस बुलेटिन की, 23 तारीख से 23 को भी डाली थी, 24 को, आज ये 25 की सूजस बुलेटिन है। यहाँ पे वीडियो इसलिए इसलिए 26 लिखा हुआ है क्योंकि 26 को वीडियो बन रही है। तो ये 25 तारीख की सूजस बुलेटिन के बारे में चर्चा करेंगे। और किसी ने मुझे बोला था कि इस तरीके से यदि आप एक एक टॉपिक के बारे में एक बार में समझाओगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाओगे। और क्योंकि ये बोर्ड छोटा है तो उसमें जो कंटेंट होता है वो मिक्स हो जाता है, दिखता नहीं है ढंग से। तो ये मैंने उस चीज को, किसी ने मुझे सुझाव दिया, किसी फ्रेंड ने, तो उस सुझाव को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। और देखते हैं क्या होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं खबरों पर, क्या क्या खबरें आई हैं सूजस बुलेटिन में। तो सबसे पहली जो खबर ये थी कि मोदी जी विशाखापट्टनम में जो 11वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, उसमें भाग लेंगे। उन्होंने अपने मन की बात के 122वें एपिसोड में इस बारे में चर्चा करी। दूसरी जो खबर थी वो ये थी कि जो जयपुर के जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी जी, उन्होंने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। और उसमें लगभग 128 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत जो खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी जो लाभ उठा रहे थे, वो उन्होंने अपना गिव अप किया। और इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक हीट वेव के बारे में थी कि मौसमी जो आपदाएं आने वाली हैं, जो हीट वेव के बारे में पूर्व तैयारी, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं कल परसों के भी उसमें वीडियो में। तो उनके बारे में दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, जब थोड़ा गैप लग जाएगा तो दोबारा से देखेंगे। तो सबसे पहली खबर के बारे में जान लेते हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कब से शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था। एक्चुअली जब मोदी जी शासन में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने एक अपना प्रपोजल दिया यूएन को 2014 में कि जो योग है वो योग एक अनूठी भारतीय परंपरा है, एक पुरातन परंपरा है, और इसका फायदा सभी विश्व को उठाना चाहिए। तो यूएन ने भी इस प्रपोजल को पॉजिटिवली लिया और उन्होंने 2015 दिसंबर 2014 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कर दी। और 2015 से ये चला आ रहा है। तो इस बार जो संस्करण होगा 2025 का, वो 11वां संस्करण होगा। कई एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है कि 2025 का संस्करण कौन सा है। तो 2000, अगर ये 11वां भी ध्यान नहीं आए तो 2015 से काउंट कर सकते हैं कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 11वां संस्करण है ये। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो जो 10वां संस्करण हुआ था वो श्रीनगर में हुआ था। उसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था और श्रीनगर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो थीम है इस बार की, ये थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में ये थीम पूछी जाती है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मतलब पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए योगा बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि योगा से आप क्या समझते हैं। एक्चुअली हमारा जो परसेप्शन होता है, हम जो समझते हैं योगा को, या तो हम आसन को योगा समझ लेते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी शारीरिक मुद्राएं होती हैं, जैसे बाबा रामदेव जी करते हैं, वो एक योगा का पार्ट है। योगा एक्चुअली बहुत विस्तार चीज है और योगा में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो होती है पोस्चर। पोस्चर का मतलब आसन किस तरीके से, जैसे बाबा रामदेव जी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर। दूसरा होता है ब्रीथिंग टेक्निक्स, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, और भ्रमिका हो गया, भ्रामरी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये प्राणायाम है, ये भी एक योगा का कंपोनेंट है। तीसरा और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है मेडिटेशन। उसमें आदमी, व्यक्ति किसी चीज पर फोकस लगाता है, ठीक है, उसमें ध्यान करता है। तो ये भी एक। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन। योगा का मतलब ये तीनों चीजें ही नहीं है। योगा का मतलब होता है कि आदमी स्वयं पे कितना नियंत्रण कर पा रहा है, जो अपनी इच्छाएं हैं, अपने जो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो भी योगा में ही इंक्लूड होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि मोदी जी का 122वें एपिसोड में उन्होंने मन की बात के 122वें एपिसोड में चर्चा की कि मैं इस बार विशाखापट्टनम में मोदी जी भाग लेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक इम्पोर्टेंट चीज 21 जून को होता है। ये हालांकि सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
तो जैसे मैंने बताया कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इस बार आंध्र प्रदेश बहुत आगे इनिशिएटिव लेके, जो वहां के मुख्यमंत्री जी हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके एक योग आंध्रा नाम से एक पहल स्टार्ट की है, और उसमें काफी एक्टिविटीज वो योगा के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कुछ कंपटीशन करवाएंगे, कुछ लोगों को अवेयर करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से इस योगा का एक पहल उन्होंने स्टार्ट की है, और उसी में मोदी जी भाग लेंगे। योग आंध्रा नाम से एक पहल है, उसमें 5 लाख लोगों को सम्मिलित होने का प्लान है कि 5 लाख लोग सम्मिलित उसमें होंगे, और ये कोस्ट लाइन पे समुद्री लाइन होगी आर के बीच से भोगापुरल नाम से, वहां पर ये आयोजित किया जाएगा ये प्रोग्राम। इसी तरह ऑल ओवर इंडिया में ये योग दिवस का कार्यक्रम चलेगा। ये नासिक में योग महोत्सव नाम से मनाया जाएगा। यूपी में जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी जो ग्रामीण कृषक महिलाएं हैं उनको योग की इंपॉर्टेंस समझाई जाएगी, उनको योग के बारे में बताया जाएगा। और ये आजकल कॉर्पोरेट कल्चरों में भी धीरे धीरे कुछ ऑफिसों में आ रहे हैं, उसमें योग के लिए पर्टिकुलर रूम बनाए जा रहे हैं, पर्टिकुलर टाइमिंग निर्धारित की जा रही है, और मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 15 या 20 मिनट ऑफिसों में, एवरी ऑफिस में आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो खान पान है, उसको देखते हुए एवरी ऑफिस में ये 15 से 20 मिनट योगा सेशन होना चाहिए जरूर, ताकि जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि मानसिक बीमारियों के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, पहले जैसी लाइफ स्टाइल नहीं रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है योग। और हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं इम्पोर्टेंट। देखो एग्जाम के दृष्टिकोण से, एक तो ये थीम, एक ये संस्करण, दूसरी चीज मोदी जी ने कहाँ पार्टिसिपेट किया, ये भी पूछ सकते हैं कि मोदी जी ने कहाँ भाग लिया, न्यू दिल्ली में, नासिक में, यूपी में, तो ये विशाखापट्टनम में, ठीक है। और ये और तो सब चीजें नॉर्मल है, और तो जानकारी के लिए है, लेकिन ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और अब हम दूसरी खबर के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम दूसरी खबर की बारे में बात करते हैं। जो अभी एक्चुअली क्या हुआ था, जो मुख्यमंत्री जी हैं राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने आदेश दिया है सभी जिला कलेक्टर्स को कि वो रात्रि चौपाल आयोजित करवाएं, और वहां लोगों की समस्याएं सुने और उनका त्वरित समाधान करें। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारे जयपुर के जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी जी, उन्होंने रात्रि चौपाल का आयोजित करवाया। और उस रात्रि चौपाल में एक्चुअली राजस्थान की एक अभियान चल रहा है, गिव अप अभियान, उसके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। उस गिव अप अभियान के तहत 128 लोगों ने जो उनको फूड मिल रहा था, जो फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके तहत जो उनको फूड मिल रहा था, उन्होंने उसका गिव अप किया, उन्होंने उसको छोड़ा। क्योंकि राजस्थान सरकार ने ये अल्टीमेटम दिया है लोगों को कि यदि आप एलिजिबल नहीं हो उस योजना के तहत फूड को प्राप्त करने के लिए, तो आप खुद से छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर गवर्नमेंट उनका पता लगाएगी और गवर्नमेंट उन पर पेनल्टी लगाएगी। तो इसी के तहत 128 लोगों ने गिव अप किया है, और साथ में 30 लोगों ने ऐसा संकल्प भी लिया है कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में, 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, सरकार उनमें सब्सिडी देगी, 1 से 2 किलोवाट तक 30,000, 2 से 3 30 से 60,000, 3 से अब 78,000। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना भी थी, उसमें 17,000 की अलग से सब्सिडी दी जा रही है। तो वो हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे गिव अप अभियान क्या है, इसके साथ में जो एनएफएसए एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो क्या है, अंत्योदय अन्न योजना क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी लेंगे। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया कि जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी थे, उन्होंने रात्रि चौपाल का आयोजन करवाया था। 128 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत वो छोड़ा था फूड, और ये त्वरित समाधान के लिए किया गया था। और इसमें क्या है, अभी तक जो राजस्थान में 13 लाख लोग
इस गिव अप अभियान के तहत जो उनको फूड मिल रहा था उसको छोड़ चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दे दिया है। और ये नवंबर 2024 में ये जो गिव अप अभियान था वो राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। और 246 करोड़ का जो बर्डन पड़ रहा था एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के ऊपर, जो लोग अपात्र थे, जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं थे लेकिन वो भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे, तो वो 13 लाख लोगों ने छोड़ा है और इससे 246 करोड़ का बर्डन राजस्थान सरकार पे कम हुआ है। तो अब हम बात करते हैं एनएफएसए क्या है। एनएफएसए क्या है? एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। इस ये एक्ट है तो मतलब इसमें गवर्नमेंट बाधित है कि उसको ये करना ही करना होगा। तो उसमें क्या है कि लोगों को वो भोजन प्रदान करवाती है कि कोई भी जो लोग हैं वो भूख से ना मरे और सबके लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो इसमें लगभग 75, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि लगभग 75% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो इसमें कवर हो रही है। अब पता नहीं कितना फेक है कितना सच है, किस तरह से लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है, किस तरीके से लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, इस एक्ट का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन 75% रूरल पॉपुलेशन इसका फायदा उठा रही है और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भी इसका फायदा उठा रही है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश अभी किस स्थिति में है। इस योजना का फायदा खाद्य सुरक्षा के लिए वो उठा रहे हैं। तो ये 2013 में स्टार्ट हुई थी, ये एक्ट आया था। एक इसी के साथ एक अंत्योदय अन्न योजना होता है। अंत्योदय का मतलब होता है जो समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको लाभ मिले, और इसी के तहत ये दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें शुरू में क्या था कि 25 केजी जो अन्न था वो एक फैमिली को प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन अप्रैल 2002 में इसको 35 केजी कर दिया गया और ये उन फैमिलीज को जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उनको ये सुविधा का लाभ मिलता है और वो 35 केजी पर मंथ पर फैमिली के लिए गवर्नमेंट उनको देती है। अब बात करते हैं कि इस जो योजना था ये गिव अप अभियान में कौन कौन लोग अपात्र हैं और कौन कौन लोग उनको गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि आप लोग नहीं छोड़ोगे और हमें बाद में पता चला तो हम भारी फाइन लगाएंगे और फिर वसूल करेंगे। तो इसमें अपात्र लोग ये हैं कि कोई यदि सरकारी सेवा में है वो इस योजना का लाभ उठा रहा है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। यदि किसी के पास 4 पहिया वाली वाहन है तो उसको इसका फायदा नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं। यदि कोई आय करदाता है या फिर कोई ग्रामीण में जो आजकल बड़ी गांव में बहुत बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं, तो यदि किसी ने 1500 हेक्टेयर से ज्यादा पे भूमि पर मकान बना रखा है और वो इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसको तुरंत छोड़ना होगा। यदि सालाना 1 लाख से ज्यादा यदि आपकी पेंशन आ रही है तो वो भी इस योजना के लिए अपात्र है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप सभी ने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।